हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की अपनी क्लास रहने वाले सीडीपी की क्लास, जिसमें हम लोग करने वाले हैं 20 क्वेश्चंस। सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो। तो लगातार आपको क्लास में बने रहना है और इस क्लास को सभी के पास में शेयर भी करना है, जितने भी लोगों को इस बार सीटेट का एग्जाम देना है, पेपर फर्स्ट हो चाहे सेकेंड हो। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बाल विकास के संदर्भ में विकास की सबसे उपयुक्त व्याख्या क्या है? केवल शारीरिक वृद्धि है, केवल मानसिक परिवर्तन है, मात्र आनुवंशिक परिवर्तन, या फिर शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व भावनात्मक परिवर्तनों की सतत प्रक्रिया। तो आपसे पूछा गया है, बाल विकास के संदर्भ में विकास की सबसे उपयुक्त व्याख्या इन चार ऑप्शनों में से कौन सी रहेगी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व भावनात्मक परिवर्तनों की सतत प्रक्रिया क्या कहलाती है? बाल विकास के संदर्भ में विकास की सबसे उपयुक्त व्याख्या कहलाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन लिखा, निम्न में से कौन सा कथन विकास और वृद्धि के अंतर को सही ढंग से स्पष्ट करता है? आपको इसमें बताना है विकास और वृद्धि के अंतर को। पहला ऑप्शन है, वृद्धि मात्रात्मक होती है, विकास गुणात्मक होता है। दूसरा ऑप्शन है, विकास केवल बचपन में होता है। तीसरा ऑप्शन है, वृद्धि जन्म के बाद नहीं होती। चौथा ऑप्शन है, विकास केवल शिक्षा पर निर्भर करता है। तो आपको बताना था कथन, इनमें से ऐसा कौन सा कथन है चारों में से जो वृद्धि और विकास के अंतर को सही ढंग से स्पष्ट कर रहा हो? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, वृद्धि कैसी होती है? मात्रात्मक होती है, और विकास कैसा होता है? गुणात्मक, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार यदि कोई बच्चा किसी नए अनुभव को पुराने स्कीमा में ही समाहित कर लेता है तो यह कौन सी प्रक्रिया हो जाएगी? कहने का मतलब है कि बच्चा कोई नई चीज़ सीख रहा है लेकिन वो अपने पुराने स्कीमा में ही समाहित करता है, तो इनमें से कौन सी प्रक्रिया कहलाएगी? संतुलन, अनुकूलन, आत्मसातीकरण, फिर समायोजन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये कहलाते हैं आत्मसातीकरण, यानी ऑप्शन नंबर सी अगर आप लोगों ने किया था तो आपका सही हो जाएगा। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करना, अपने साथी के पास में शेयर जरूर कीजिएगा और लगातार आपको इस क्लास में बने रहना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन लिखा है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में संरक्षण की अवधारणा किस अवस्था में विकसित होती है? संवेदी गत्यात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम सबसे प्रभावी कब होता है? जब बच्चा अकेले सीखता है, जब IQ अधिक हो, जब बच्चा ZPD में हो, या फिर जब दंड दिया जाए। तो वाइगोत्स्की के अनुसार आपको बताना था सबसे प्रभावी अधिगम कब होता है? जब बच्चा ZPD में हो, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का सही अर्थ क्या है? बच्चा जो स्वयं कर सकता है, बच्चा जो कभी नहीं कर सकता, बच्चा जो सहायता से कर सकता है, केवल शिक्षक द्वारा किया गया कार्य। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का सही अर्थ आपको बताना था क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चा जो सहायता से कर सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अधिगम का सामाजिक निर्माणवादी दृष्टिकोण दर्शाता है? आंसर आप लोगों को करना है, सामाजिक निर्माणवादी दृष्टिकोण इनमें से कौन सा अधिगम दर्शा रहा है? थॉर्नडाइक, स्किनर, कोहलर, या फिर वाइगोत्स्की। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? वाइगोत्स्की। अगर आप लोगों ने कर लिया तो आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोहलर के अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत में अधिगम किस पर आधारित है? प्रयास और त्रुटि पर, अनुकरण पर, समस्या की अचानक समझ पर, या फिर पुनर्वलन पर। तो कोहलर के अंतर्दृष्टि अधिगम के सिद्धांत के बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो इसका सही ऑप्शन आप लोगों को बताना है, इनमें से कौन सा रहने वाला इन चार ऑप्शनों में से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा समस्या की समझ, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम किस पर बल देता है? आपको बताना क्या है, प्रभाव का नियम किसका है? ये थॉर्नडाइक का। ये बल किस पर देता है? दंड पर, पुनर्वलन पर, अभ्यास पर, या फिर अंतर्दृष्टि पर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा
पुनर्बलन, यानी ऑप्शन नंबर बी अगर आप लोगों ने कर लिया तो आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्किनर के अनुसार व्यवहार परिवर्तन का मुख्य आधार क्या है? व्यवहार परिवर्तन का मुख्य आधार आपको बताना है। आनुवंशिकता हो जाएगा, बुद्धि, पुनर्बलन या फिर भावनाएं। स्किनर के अनुसार व्यवहार परिवर्तन का जो मुख्य आधार है वो है पुनर्बलन, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? बताइए इन चारों में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ज्ञान प्राप्ति के आनंद से पढ़ना, यही ऑप्शन नंबर सी जो आपका सही हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप लोगों ने कोई ऑप्शन किया था तो आपका ये क्वेश्चन गलत हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन लिखा है, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में कौन सी बुद्धि भाषा से संबंधित है? फटाफट आंसर आप लोगों को करना है। इनमें से कौन सी बुद्धि भाषा से संबंधित रहने वाली है? गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार आपको बताना है। पहला ऑप्शन लिखा है तार्किक, दूसरा ऑप्शन है भाषाई, तीसरा ऑप्शन है संगीतमय, जबकि चौथा ऑप्शन है स्थानिक। तो गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में इनमें से जो सही आंसर रहने वाला है वो आपका हो जाएगा भाषाई, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भावनात्मक विकास का संकेत है? आपको फटाफट आंसर करना है। इन चार ऑप्शनों में से कौन सा विकास जो है वो भावनात्मक विकास का संकेत दे रहा है? लंबाई बढ़ना, शब्द भंडार बढ़ना, आत्मनियंत्रण या फिर लिखने की क्षमता। तो भावनात्मक विकास का जो संकेत दे रहा है वो दे रहा है यहाँ पर है आत्मनियंत्रण, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था की मुख्य समस्या क्या है? एरिक एरिक्सन के अनुसार आपको बताना है इनमें से किशोरावस्था की मुख्य समस्या की बात की गई है। क्या विश्वास बनाम आत्मविश्वास है, या फिर पहला बनाम अपराध बोध है, पहल बनाम अपराध बोध, जबकि तीसरा ऑप्शन है पहचान बनाम भूमिका भ्रम, चौथा ऑप्शन है परिश्रम बनाम हीनता। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहचान बनाम भूमिका भ्रम, यानी ऑप्शन नंबर सी अगर आप लोगों ने किया है तो आपका सही हो जाएगा। एरिक एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था की मुख्य समस्या है पहचान की और भूमिका भ्रम की, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा का मूल सिद्धांत क्या है? बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर आप लोगों को करना है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो बाल केंद्रित शिक्षा का मूल सिद्धांत बता रहा हो? शिक्षक केंद्र में हो, पाठ्यक्रम केंद्र में हो, परीक्षा केंद्र में हो, बच्चा केंद्र में हो। तो जहाँ पर बच्चा केंद्र में होगा वहाँ पर ही बाल केंद्रित शिक्षा आपको देखने को मिलने वाली है, बाकी सब कुछ गलत माना जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो है आंसर नंबर डी अगर आप लोगों ने कर दिया था तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है? केवल सामान्य बच्चों की शिक्षा, केवल दिव्यांग बच्चों की शिक्षा, सभी बच्चों की समान भागीदारी या फिर प्रतियोगिता बढ़ाना? तो समावेशी शिक्षा का जो उद्देश्य है वो है सभी बच्चों की समान भागीदारी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधिगम में स्थानांतरण से क्या तात्पर्य है? अधिगम में स्थानांतरण से क्या तात्पर्य है आपको बताना है। स्मृति का क्षय, ज्ञान का एक स्थिति से दूसरे में उपयोग, पुनर्बलन या फिर अनुकरण। तो अधिगम में स्थानांतरण से जो तात्पर्य है वो आपका हो जाएगा ज्ञान का एक स्थिति से दूसरी में उपयोग, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सकारात्मक अनुशासन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सकारात्मक अनुशासन के बारे में यहाँ पर बात की गई है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो आपको बताना है। दंड देना है, डर पैदा करना है, व्यवहार सुधारना है या फिर नियंत्रण रखना है? तो सकारात्मक अनुशासन का मुख्य उद्देश्य आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा व्यवहार सुधारना। सकारात्मक अनुशासन का मतलब क्या हो जाएगा? व्यवहार सुधारना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नैतिक विकास का स्तर कोहल वर्ग ने बताया? आपको बताना है नैतिक विकास का स्तर कौन सा है जो कोहल वर्ग ने बताया। जैविक स्तर है, सामाजिक स्तर है, परंपरागत स्तर है या फिर भावनात्मक स्तर है? तो कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास का स्तर जो रहेगा चार ऑप्शनों में से वो आपका रहेगा परंपरागत स्तर। अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर सी किया है तो आपका सही हो जाएगा। अगला और अंतिम क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया में त्रुटियां क्या दर्शाती हैं? अगर आप लोग मतलब कोई चीज़ सीख रहे हैं और आप गलती कर रहे हैं सीखते हुए
तो गलतियाँ किस चीज़ को दर्शा रही हैं, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे। पहला ऑप्शन है असफलता को दर्शा रही है, दूसरा ऑप्शन है दंड की आपको आवश्यकता है, तीसरा ऑप्शन है अधिगम की प्रक्रिया दर्शा रही है, या फिर बुद्धि की आपको कमी है। तो जो गलतियाँ होती हैं वो दर्शाती हैं अधिगम की प्रक्रिया को, यानी कि सीखने की जो प्रक्रिया है उसको दर्शाया जा रहा है यहाँ पर है। तो आप लोग बताइए 20 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, आपको क्लास कैसी लगी। इसमें हम लोगों ने बहुत ही कम समय में 20 क्वेश्चन अपने किए हैं और क्वेश्चन वही किए हैं जो आपके एग्जाम में कई बार अब तक बन चुके हैं। मिलेंगे आपको अगली क्लास में, जब तक आप लोग इस क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा साथियों के पास में। अच्छे व्यू आने चाहिए इस क्लास के ऊपर, क्योंकि बहुत ही अच्छी क्लास है, बहुत मेहनत से क्लास बनाई गई है। धन्यवाद, बाय।